आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन समारोह दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस नेशनल गेम्स में 7,000 से ज्यादा एथलीट्स लगभग 36 अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। ये मौका इसलिए भी अहम है क्योंकि 7 साल के लंबे समय के बाद नेशनल गेम्स की वापसी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम का चक्कर लगाया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र भी दिया। और इसके बाद वहां मौजूद कलाकारों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यही नहीं, स्टेडियम में नवरात्र के मौके पर गरबा की भी झलक दिखाई दी। इसी कार्यक्रम में राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। प्रकाश से झरड़ कसोंगी तू भणव भणव निज संतति सोने ऊंची तुझ सुंदर जात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल शब्दों से परे है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, जहां पर नेशनल गेम्स का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया है। देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में जिक्र करते हुए कहा कि अद्भुत है
इसी से जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया मंत्र देते हुए नेशनल गेम्स की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। 12 अक्टूबर तक ये आयोजन चलेगा। स्टेडियम में बैठे लोगों का अभिवादन भी किया। अलग अलग खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भव्य उद्घाटन नेशनल गेम्स का। 7,000 से ज्यादा एथलीट्स इस बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो चुका है और गुजरात में ही नवरात्र की धूम किस तरीके से दिखाई दे रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। नवरात्र पर्व, शारदीय नवरात्र का चौथा दिन और आज का दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा आराधना का दिन है। वैसे ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में मां कुष्मांडा की आराधना करने से माता अपने भक्तों को असाध्य रोगों से भी मुक्त और अच्छी सेहत का वरदान देती है। इतना ही नहीं, मां दुर्गा का ये स्वरूप अपने भक्त को आर्थिक ऊंचाइयों पर भी ले जाने में निरंतर सहयोग करने वाला है। वैसे इस मौके पर देश भर में देवी के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह मां के अलग अलग स्वरूपों के भव्य पंडाल सजाए गए हैं और इन पंडालों में पहुंचने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। चतुर्थी है, जैसे पहले सर्वप्रथम दूसरी ब्रह्मचारिणी, इसे चतुर्थी कुष्मांडा दिन का दिन माना गया है। इस कारण से आज लोग यहाँ दुनिया हर जगह से आके यहाँ दर्शन करते हैं। माता को तैयार कैसे यहाँ भव्य श्रृंगार होता है माँ का। गहनों से, जो बाहर से गहने आए रहते हैं उनसे श्रृंगार होता है। रोज अलग अलग फूलों से श्रृंगार होता है। पंचगव्य से इनका स्नान होता है सुबह। ऐसे बहुत सारे तरह प्रकार के श्रृंगार होते हैं रोज। आज माता का चौथा कुष्मांडा दिन का दिन है। 9 रूपों में उनका चौथा रूप माना जाता है और इन्हीं का दिन है। भक्तों का तांता लगा है, लाइन लगा है। भक्त जो भी मुरादे लेकर आते हैं पूरा होता है माता रानी के यहाँ दरबार में। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए मां को अष्टभुजा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन और पूजन से न सिर्फ रोग शोक दूर होते हैं बल्कि यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इस भोग को लगाने से मां कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। मां कुष्मांडा वो है जिसके उधर से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मां अष्टभुजा रूप में आपको है, इसके स्वरूप हैं और अष्टभुजा स्वरूप में कहते हैं कि खड्गम चक्र गदेश शाप परघाई झूलम भुसुंडम सिरा शंखम संदतिम। इसके 8 हाथों में भुजाएं जो है, भुजाओं में इनके अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। इन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। माता की पूजन और आराधना में, मां कुष्मांडा की पूजन और आराधना में कुछ बातों का ध्यान रख करके भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यूं तो मां के सभी रूपों में भक्तों की अपार आस्था है, लेकिन मां कुष्मांडा का मनोहारी स्वरूप भक्तों को आस्था और उमंग से भर देता है। ये तस्वीरें शक्तिपीठ विंध्याचल धाम की हैं, जहां देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। इसीलिए नवरात्र के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा तट पर बसाया ये देवी धाम सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। देश में मौजूद शक्तिपीठों के अलावा भी देश के दूसरे देवी मंदिरों में कमोबेश भक्तों में ऐसा ही जोश देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद छतरपुर मंदिर और झंडेवाला मंदिर को इस खास मौके पर फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सुबह से ही वहां दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नवरात्र के चौथे दिन देवी की आराधना के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे बहुत आनंद में मंगल कामना की हम करते हैं, सबसे दुआ। माता रानी बहुत अच्छे दर्शन दे रही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ श्रद्धा भक्ति भाव से चढ़ाते हैं मां उनसे बहुत प्रसन्न होती है और सभी भक्तों को अभय प्रदान करती है। खासकर छतरपुर मंदिर संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर दिल्ली ही नहीं अपितु देश में प्रख्यात है। यहाँ जो भक्त आते हैं वो अपने को बहुत ही मां की कृपा महसूस करते हैं। आगे दुख संता
कोरोना के कारण बीते 2 साल नवरात्र के मौके पर मंदिरों और दुर्गा पंडालों की रौनक फीकी रही, मगर इस बार पाबंदियों का टेंशन नहीं है। इसलिए पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक शारदीय नवरात्र का ये पर्व इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा की हैं, जहां भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनाया गया देवी दुर्गा का ये पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दुर्गा पंडाल को फ्रांस के आईफिल टावर की तर्ज पर बनाया गया है, जिसे देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं। आप बताइए क्या देख रहे हो? एफिल टावर। एफिल टावर देखने आए हो? जी सर। क्या देख रहे हैं? एफिल टावर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लोग आकर के इस एफिल टावर को देख रहे हैं और दुर्गा पूजा में खास करके लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो मुजफ्फरपुर के नरसंडा चौक पर आदर्श पूजा समिति के द्वारा बनाया गया है। उधर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में देवी दुर्गा की भव्य और सुंदर प्रतिमाओं से सजे पंडाल भक्तों की भीड़ से पटे पड़े हैं। हर जगह देवी गीत और भजन सुनाई दे रहे हैं। आस्था का ऐसा ही सैलाब देश के बाकी राज्यों में भी नजर आ रहा है। हर कोई मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन की 9 महीने बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। अनिल चौहान न केवल रणनीतिक रूप से माहिर माने जाते हैं, बल्कि कई बड़े अभियानों की अगुवाई भी कर चुके हैं। जंग के मैदान में उन्हें दुश्मनों को निपटाने का हुनर आता है। इसके अलावा उन्हें मुखौटे जमा करने का भी शौक है। उनके पास दुनिया भर के मुखौटों का बेहतरीन कलेक्शन है। उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की 11 गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी और अब वो सीडीएस की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस खबर से उनके गांव में भी खुशी का माहौल है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। देशभक्ति के नारों से गूंज उठा उत्तराखंड का ये छोटा सा गांव गवाणा, जहां दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा जश्न का माहौल है। कोई ढोल बजा रहा है तो कोई देशभक्ति के गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में न तो किसी नई सरकारी योजना की शुरुआत हुई है और न ही कोई नेता या मंत्री यहां पहुंचा है, बल्कि इस छोटे से गांव के रहने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाया गया है, जिसकी खबर मिलते ही पूरा गांव जश्न में डूब गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई इस जश्न में शामिल हुआ। तस्वीरें ये बता रही हैं कि हर कोई देवभूमि के इस लाल की उपलब्धि से फूला नहीं समा रहा। हमें बहुत गर्व है उन पे। ये हमारा सौभाग्य कि हम यही हैं और आज उनको अपनी तरफ से बधाई देने आए हैं। ये हमारे पूरे परिवार के लिए जो सेना से बहुत पुराना ताल्लुक रखता है, हम सबके लिए बहुत गर्व का पल है आज का दिन। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म गवाणा गांव में सुरेंद्र सिंह चौहान के घर 18 मई 1961 में हुआ था और वो 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। उन्होंने खड़गवासला की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से ट्रेनिंग ली। जाता था इंटरव्यू वगैरह में तो यस बाकी इससे आती एनडीए का फॉर्म भरा, जैसे भी सेंट्रल स्कूल है कलकत्ता में फोर्ट विलियम जिंदाल आर्मी वालों के वहाँ ये स्कूल में ये विभाग थे। हमेशा कोई ना कोई फंक्शन होता था, बताते थे क्या है। वैसे ठीक है, मैथ साइंस फिर उसमें फिर एनडीए का फॉर्म हम भर दिया था, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी 11 गोरखा राइफल से ही थे, जिनका तमिलनाडु के कुन्नूर में दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे, जो इस हादसे में मारे गए थे।
उनके निधन के 9 महीने बाद सरकार ने इस अहम पद की जिम्मेदारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दे दी है। आप इनकी खुद फौजी बैकग्राउंड से आपके अधिकारी के तौर पर आप लोगों के साथ मिले, कैसा उनका कार्यकाल था, चाहे वो ईस्ट आर्मी कमांडर रहे हों, डीजीएम रहे हों, अधिकारी के तौर पर क्या छवि है उनकी? हाँ जी, वो एक बहुत ही ईमानदार और मैं बोलूँगी अपराइट आर्मी ऑफिसर हैं और उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से उन्होंने आज वो ओहदा संभाला है जो जनरल बिपिन रावत को मिला था। सीडीएस अनिल चौहान का भारतीय सेना में करीब 40 वर्षों का करियर रहा है। इस दौरान उनकी कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त उनकी नियुक्ति डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर हुई थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी और अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ सैन्य अभियानों का कुशल नेतृत्व किया और वो पिछले साल मई महीने में सेना से रिटायर हुए थे। उनके इसी रणकौशल को देखते हुए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं और अब सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सीडीएस बनाया है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने पर उनके रिश्तेदार भी बेहद खुश हैं। क्या कुछ कहना है सीडीएस अनिल चौहान के रिश्तेदारों का, आइए सुनते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, उनको सबसे पहले बधाई। हमारे जेठ जी हैं वो, और हमें उम्मीद है कि हमारे गांव और हमारे परिवार में और पूरे जिला उत्तराखंड में पूरा उनका नाम, हमारा नाम भी होगा और कुछ ना कुछ विकास करेंगे वो, हमें इसी एक खुशी है। अरे हमारे चाचा जी के लड़के हैं। तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फोन वगैरह आपने किया उन लोगों को? हाँ, चाचा जी को फोन किया था मैंने कल शाम को। अच्छा। हाँ, तो बातचीत हुई, क्या कुछ कहा आपने फिर उनसे? बधाई दी मैंने उनको। हाँ। कुछ बोले हो? बस वो थोड़ा बोले हो, उसके बाद फोन काट देते हो। अच्छा। ज्यादा देर नहीं करते वो बात। अच्छा। क्यों, 95 साल में एज है उनकी। सबके लिए बहुत खुशी की बात है और सबके लिए बहुत गर्व की बात है। इतने बड़े पद पर मतलब एकदम से कोई इंसान नहीं जा पाता, लेकिन उनकी लगन, कार्य क्षमता और इसके कारण वो इतने बड़े पद पर हैं। और वो हमारी फैमिली से भी, हमारी फैमिली से हैं, हमारे ताऊ जी लगते हैं और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। हम सारे उत्तराखंड वासियों को बहुत गर्व की बात है कि वो इतने बड़े पद पर मतलब कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान के तौर पर देश को दूसरा सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल चुका है। इसके साथ ही करीब 10 महीने लंबा इंतजार खत्म हो गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मान हासिल कर चुके अनिल चौहान बतौर सीडीएस कल अपना कार्यभार संभालेंगे। देश का पहला सीडीएस होने का गौरव जनरल बिपिन रावत को हासिल है, जिनका इस पद पर रहते हुए पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। तब से पद खाली था, लेकिन देश के सबसे बड़े सैन्य पद पर अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति हो चुकी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए बुनियादी मानदंड बेहद सरल है। सेना के तीनों अंगों, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख, ऊंचे पदों पर बैठे शीर्ष सैन्य अधिकारी के अलावा रिटायर्ड प्रमुखों और कमांडर इन चीफ रैंक पर रहे अधिकारी सीडीएस के पद पर बैठ सकते हैं, जिस पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार अधिकारी की योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर फैसला लेती है। हालांकि पिछले साल तक सेवारत प्रमुखों को ही ये मौका मिलता था। 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद बनने के बाद यही नियम था, लेकिन इसी साल रक्षा मंत्रालय ने सीडीएस की नियुक्ति के पैमाने में बदलाव के लिए तीनों सेनाओं के नियमों में संशोधन किया और इसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जनरल रैंक से रिटायर अधिकारी को भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने को लेकर इजाजत दी गई। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव भी किया गया और इसी वजह से मई 2021 में ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर इन कमांड इन चीफ के पद से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस बनने का मौका मिला। लेकिन सरकार की तरफ से इस बार तीनों सेनाओं के प्रमुखों समेत 5 टॉप
सर्विंग अधिकारियों के अलावा रिटायर्ड प्रमुखों और कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारियों के नाम भी मांगे गए थे, जो कि जनवरी 2020 के बाद सेवा से रिटायर हो। इन नामों में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का नाम भी शामिल है, अगले सीडीएस के तौर पर, जिनके नाम का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सीडीएस के तौर पर उनकी भूमिका क्या होगी, तो वो आज हम आपको बताते हैं। पद संभालते ही लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। इस दौरान वो तीनों सेनाओं में से किसी सेना के प्रमुख नहीं होंगे। परमाणु हथियार संपन्न देश होने की वजह से नए सीडीएस भी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2008 में सेना, अंतरिक्ष विभाग और इसरो के बीच बेहतर तालमेल के लिए एरोस्पेस कमांड का गठन किया गया था। सीडीएस के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के पास एरोस्पेस कमांड की भी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सीडीएस के तौर पर अनिल चौहान को तीनों सेनाओं के साजो सामान से जुड़ी जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करनी होगी। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है। सीडीएस के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान तीनों सेनाओं को किसी भी तरह के ऑपरेशन या फिर मिलिट्री कमांड नहीं दे सकते हैं। तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में सरकार को निष्पक्ष सलाह देना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीडीएस के पद का गठन आर्म फोर्सेस के बीच तालमेल लाने के लिए हुआ है, ताकि सैन्य संसाधनों की बर्बादी और निर्णय लेने में होने वाली देरी को भी रोका जा सके, जैसे कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान महसूस किया गया था। सेना के तीनों अंगों में सही तालमेल नहीं होने की वजह से हमारी हार हुई थी, और अगर उस समय सीडीएस जैसा कोई पद होता तो भारतीय सेना और एयरफोर्स मिलकर चीनी हमले और साजिशों का बेहतर जवाब देने में कामयाब हो पाते। सेनाओं में तालमेल की कमी साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी महसूस की गई। तब इंडियन आर्मी के एयर सपोर्ट की अपील को शुरुआत में सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय सेना को वायुसेना की मदद कई हफ्तों के बाद मिल पाई थी। और यही वजह रही कि करगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद ही करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया, ताकि यह पता चल सके कि किन कमियों की वजह से पाकिस्तानी सेना का रणनीतिक अहमियत रखने वाली पोस्ट पर कब्जा करने का उसको मौका मिल गया। कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की सिफारिश की थी। हालांकि इस सिफारिश के करीब 20 साल बाद ही सीडीएस के पद का गठन हो पाया है, जिस पर बैठने का पहला मौका जनरल बिपिन रावत को मिला। जब जनरल बिपिन रावत सीडीएस के पद पर नियुक्त किए गए थे तो वो सेना अध्यक्ष थे और अपने रिटायरमेंट के करीब थे। सीडीएस के पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी। तब सरकार की तरफ से रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 65 साल कर दी गई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि सीडीएस पद के लिए आयु सीमा 65 साल और कार्यकाल 3 साल का हो सकता है। नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान फिलहाल 61 साल के हैं। आगे बढ़ते हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद है हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल से आए दिन हृदय रोगों को बढ़ावा मिल रहा है और सबसे बड़ी वजह यही बनते हैं। इसीलिए WHO और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने ये कोशिश साल 2000 में शुरू की थी। ज्यादा एक्सरसाइज करने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्सरसाइज के तरीके से हार्ट में प्रॉब्लम होती है। घंटे एक्सरसाइज करने के बाद भी पूरे दिन एक्टिव रहेंगे तो हार्ट डिजीज कम होगा। कवियों ने अपने कलम से दिल का इलाज करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इंसान को अपने दिल का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि जिंदगी का मकसद। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का उद्देश्य भी यही है कि लोग अपने दिल की सुने और हृदय रोगों के खिलाफ जागरूक हों, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हृदय रोग से हो जाती है। इसलिए WHO और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने लोगों को जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत की।
साल 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया और शुरुआत में इस दिन को सितंबर के आखिरी रविवार को चुना गया था, लेकिन समय के साथ इसकी तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, धूम्रपान, बिना कसरत वाली जीवन शैली और अधूरी नींद जैसी कई दिक्कतें हृदय रोग को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे में लोगों को अपने दिल की सुननी चाहिए और उसे स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। कि हमें टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, हमें टाइम देना चाहिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो सके। हमें अपना टाइम लिमिट फिक्स करना होगा कि हम दिन में कितने घंटे काम करना चाहते हैं। आप 24 घंटे अपने काम में व्यस्त नहीं रह सकते हैं या 12 घंटे अपने काम पे व्यस्त नहीं रह सकते हैं। 8 से 10 घंटे आपको अपने काम के लिए अलग रखना है। इसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें आप खाली बैठें या अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ समय बिताएं। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर नोएडा में भी लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई डॉक्टरों के साथ साथ जाने माने लोग शामिल हुए। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने भी साइकिल चलाकर लोगों को अपने दिल को लेकर सतर्क रहने का संदेश दिया। दिल को सही रूप से चलाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अपनी डाइट में लोग चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर में लोग चेंज करते हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि वो कार्य अवश्य करें जिससे आपको हृदय से, जिसे कहते हैं हार्दिक प्रसन्नता होती है। इस कार्यक्रम का टैगलाइन दिया गया था, चलता रहे मेरा दिल। इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए डाइट, बिहेवियर के साथ साथ साइकिलिंग भी उतनी ही जरूरी है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल खराब लाइफस्टाइल की वजह से आज के समय में ईसीजी के चार्ट पर हर किसी की हार्ट वाली लाइन गड़बड़ी होती है। तो ऐसे में भागती दौड़ती जिंदगी और टेंशन के बीच अपने दिल को सेहतमंद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। शहरों में रहने वाले 64% लोगों में हार्ट रिस्क की बहुत बड़ी वजह गलत लाइफस्टाइल ही है। डॉक्टर्स के मुताबिक आज के दौर में दिल की बीमारी की सबसे बड़ी वजह है लाइफस्टाइल, जंक फूड, ब्लड प्रेशर, ठीक से आराम ना करना, डिप्रेशन। लाइफस्टाइल यानी कि हमारी जीवन शैली सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है, जिसमें हम जंक फूड जो अक्सर खाते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, सिगरेट जैसी आदतें। जानकारी मानते हैं कि दिल की बीमारियों के खतरे पर पहुंचाने के लिए 90% तक इन्हीं चीजों का और इन्हीं खराब आदतों का योगदान होता है। दिल की बीमारी के लिए केवल हमारे जीन्स ही जिम्मेदार नहीं होते, उनका केवल 10% का रोल होता है। मतलब ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदल दें तो कुछ हद तक दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। अपने दिल को युवा रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये जानने के लिए मेरी सहयोगी शिल्पी सेन ने बात की डॉक्टर गौरांग से। आजकल कम उम्र के लोगों से बुजुर्गों तक हृदय रोग सामान्य बात हो गई है और जंक फूड और तनावपूर्ण जीवन शैली ने इसको बढ़ाया है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं कार्डियोलॉजिस्ट गौरांग मजूमदार। कॉमन सवाल होता है जिसको सब जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक के खतरे से कैसे बचा जा सकता है। जी देखिए, जो हार्ट अटैक होती है वो इसलिए होती है, हमारे हृदय में जो हृदय एक पंप है, मस्कुलर पंप है, उसको सप्लाई करने के लिए खून के नालियां जाती है। उस खून के नालियां में जब रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, तो जितना खून मसल में पहुंचना चाहिए वो पहुंचते नहीं है। वो डिमांड सप्लाई रेशियो हम बोलते हैं, जितना डिमांड इतना सप्लाई नहीं होती है, तो इनको सिम्टम्स होती है। जब ज्यादा मिसमैच होती है तब उस एरिया का मसल का डेथ हो जाती है, उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक मेजर होती है वो जानलेवा हो सकते हैं। जब माइनर होती है तो जान तो बचती है, लेकिन हार्ट के मसल का पंपिंग कैपेसिटी कम होती है। तो वैसे वर्ल्ड हार्ट डे पर हार्ट से जुड़ी गुड न्यूज भी है। भारत में दिल की बीमारियों का इलाज ही नहीं हो रहा, वैज्ञानिक मेडिकल साइंस में नई तकनीक और रिसर्च भी कर रहे हैं। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है कि अब मुश्किल हालातों में भी मरीज को बचाने की पूरी कोशिश होती है। शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए तो उसे बदलकर दूसरा लगाने की भी तकनीक आ गई है। मेडिकल साइंस में खराब अंग को सही अंग से बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसप्लांट कहा जाता है और ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। पुणे के अस्पताल में 37 साल की महिला का दिल और फेफड़ों दोनों का ट्रांसप्लांट किया गया। 37 साल की प्राजक्ता को नई जिंदगी मिली है, उनकी उखड़ती सांसों को नया सहारा मिला है।
पिछले 11 सालों से प्राजक्ता को एक एक कदम चलने के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि इस दौरान ना तो दिल काम कर रहा था न ही फेफड़े। हर वक्त सांसों की डोर टूट जाने का डर दिलो दिमाग पर छाया रहता था। लेकिन प्राजक्ता को पुणे के डॉक्टर D.Y. पाटिल मेडिकल कॉलेज से नई उम्मीद मिली। भरोसा मिला कि उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। जिंदगी और मौत की जंग में प्राजक्ता के लिए उम्मीद बनकर आई 27 साल की एक महिला, जिसकी उसी दौरान पाटिल मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मौत के बाद उस महिला के परिवार ने दिल और फेफड़े अस्पताल को दान में दिए। इसके बाद अस्पताल ने प्राजक्ता का ऑपरेशन किया और दान में मिले फेफड़ों और दिल का सफल ट्रांसप्लांट किया। प्राजक्ता का ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। पाटिल मेडिकल कॉलेज में पहली बार दिल और फेफड़ों का प्रत्यर्पण किया गया, जो पहली बार में ही सफल रहा। 11 साल से वो एक स्टेप चलने के बाद उसको ऑक्सीजन लेने के लिए रुकना पड़ता था, और जिस तरह से उसको जो तकलीफें हुई है वो हम लोग शब्द में नहीं कह सकते, इतना उसको तकलीफ हुआ है। और जिस तरह से फिर यहाँ पे जैसे फैसिलिटी शुरू हो गई, उसको पता चल गई, और उसके बाद में हमारे डॉक्टर लोगों ने, बाकी लोगों ने उसको समझाया, और उस समझने के बाद वो यहाँ पे आके एडमिट हुई। और उसका तकदीर था कि उसी टाइम हम लोगों को ये हार्ट और लंग का पेशेंट ट्रांसप्लांट करने के लिए मिला, और इसीलिए ये सक्सेसफुल हुआ। और वो लेडी जो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो आज बहुत खुश है। वो बोलती है कि मैं आगे का जीना मैं बहुत खुशी से जीऊंगी। अब प्राजक्ता ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना अपनी जिंदगी जी रही हैं और नई जिंदगी मिलने के बाद बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, फिर चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने बड़ी ताकत दी है। ये इत्तेफाक है कि इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे के अगले ही दिन अदालत ने महिलाओं को बड़ी राहत दी और ताकत मिली है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है जिसने आधी आबादी के दामन में बड़ा अधिकार डाल दिया है। महिलाओं की लंबी लड़ाई अदालत की चौखट से न्याय लेकर लौटी है। अब हर महिला को ये तय करने का हक होगा कि उसे गर्भपात कराना है या नहीं। इस अधिकार के लिए महिलाओं का शादीशुदा होना भी जरूरी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 24 हफ्ते तक के गर्भ पर लागू होगा। This judgment has removed that discrimination between married and unmarried, and this judgment will be applicable, will set benchmarks not for only for India, rather all over the world. असल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला 25 साल की एक अविवाहिता की याचिका पर सुनाया है। इस महिला ने अदालत से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई में इस महिला की मांग को खारिज कर दिया। महिला की दलील थी कि वो सहमति से सेक्स के चलते गर्भवती हुई, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वो अविवाहित है और उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।